हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये इतना इंटरेस्टेड टॉपिक है कि इसके बारे में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स क्या, मैथ वाले स्टूडेंट्स, बीए के स्टूडेंट्स, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के अलावा और भी लोग इसमें सब इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक सिस्टम है जिसकी जानकारी सभी को रखनी चाहिए। सब लोगों को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इस बारे में खुलकर बात भी करनी चाहिए। हमारे समाज में इसमें खुलकर बात नहीं की जाती है। दैट्स वेरी बैड थिंग, है ना। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको बता दें, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में कहां पर स्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे शरीर में श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र कहाँ होता है? ये जो श्रोणि क्षेत्र होता है, श्रोणि क्षेत्र, ठीक है, श्रोणि क्षेत्र, इसको इंग्लिश में पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, पेल्विक रीजन में, ये पेल्विक रीजन कहाँ होता है? नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, कमर के आसपास का जो एरिया है, उसको हम श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या, एक जोड़ी इसमें वृषण आते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक जोड़ी वृषण होते हैं। और क्या होता है? सहायक नलिकाएं होती हैं। इसमें कुछ सहायक नलिकाएं यानी कि डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स, पाइपलाइंस। ठीक है, और डक्ट्स के अलावा क्या होता है? कुछ ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां कुछ सिक्रीशन करती हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं। और क्या होता है? और एक बाह्य जननेंद्रिय होती है, बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, बाह्य जननेंद्रिय कौन सी होती है? ये होती है पेनिस। पेनिस मतलब इसको हिंदी में शिश्न कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य जननेंद्रिय होती है। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे एक एक चीज के बारे में। ठीक है, अब आते हैं वृषण, जो कि एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी वृषण इसमें पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी जो वृषण होते हैं, ये वृषण एक थैलीनुमा रचना, थैलीनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें थैलीनुमा रचना से कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। ये रहे वृषण, एक जोड़ी वृषण है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक जोड़ी हो गए। ये पूरे को वृषण नहीं बोलते हैं भाई साहब, पूरे को वृषण नहीं बोलते हैं। वृषण तो अंदर होते हैं, टेस्टिस तो अंदर होते हैं, ये चीज है टेस्टिस। ठीक है, ये चीज टेस्टिस कहलाती है, वृषण कहलाती है ये भी। ठीक, इसको पूरे को टेस्टिस नहीं बोलते हैं। ये तो एक थैली है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वृषण कोश बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलेंगे वृषण कोश। स्क्रोटम इसको अंग्रेजी में कह सकते हो आप, इसका नाम इंग्लिश में स्क्रोटम होता है। इस वृषण कोश के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। और वृषण क्या होता है भाई साहब? ये वृषण जो होते हैं, ये जो वृषण है, टेस्टिस है, ये मुख्य जनन अंग होता है। ये जो वृषण है, ये क्या है? मुख्य जनन अंग है।
हैं? वृषण को मुख्य जनन अंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया इन्हीं वृषण के अंदर होती है। और अगर वृषण ना हो तो स्पर्म नहीं बनेंगे, और स्पर्म नहीं बनेंगे तो कार्यक्रम रद्द। ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये मुख्य जनन अंग कहलाते हैं। ये जो पेनिस होता है ये मुख्य जनन अंग नहीं है भाई साहब, है? ये तो केवल एक माध्यम है शुक्राणुओं को बाहर निकालने का, स्थानांतरित करने का। ठीक है, मुख्य जनन अंग वृषण कहलाते। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये वृषण कहाँ होते हैं भाई साहब? ये होते हैं उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा समझते हो? पेट, ये जो गुफा होती है जिसमें खाना जाता है, इसको उदर गुहा कहते हैं। उदर गुहा के बाहर ये थैली में लटके हुए होते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर में। ठीक है, जिसको वृषण कोश कहते हैं। ये बाहर लटके हुए होते हैं। अब ये बताओ भाई साहब, ये जो वृषण होते हैं बाहर क्यों लटके होते हैं? इसकी भी कोई वजह है। ये अपनी मर्जी से थोड़े बाहर लटके हुए होते हैं। कोई मन मर्जी है क्या? नहीं, ये किसी वजह से बाहर लटके हुए होते हैं। क्यों लटके हुए होते हैं? ये जो बाहर लटके हुए हैं वृषण, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये जो वृषण कोश होता है इसका भी कुछ कार्य होता है भाई साहब। ये जो वृषण कोश है ये हाईली पिगमेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। पिगमेंट जानते हो? रंगा कोशिकाएं, जो रंगा पदार्थ होता है। पिगमेंट किसको बोलते हैं? पिगमेंट ये होता है रंगा पदार्थ जो स्किन को रंग प्रदान करता है। ठीक है, रंगा पदार्थ पिगमेंट। तो ये जो थैली होती है, स्क्रोटम होता है, वो हाईली पिगमेंटेड होता है। इसमें बहुत सारा रंगा पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसका कलर शरीर की दूसरी त्वचा से डार्क होता है। ठीक है, अब डार्क क्यों होता है? उसका भी कोई कारण होगा क्यों डार्क होता है? देखिए, हमारी स्किन में जितना ज्यादा रंगा पदार्थ पाया जाएगा, यानी कि पिगमेंट जितना ज्यादा, यानी कि मेलानिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो वो मेलानिन यानी पिगमेंट जितना ज्यादा होगा उतनी त्वचा का रंग डार्क होगा, काला होगा। और जितना पिगमेंट कम होगा उतना ही त्वचा का रंग कम डार्क होगा, गोरा होगा। ठीक है, तो काले लोगों में यार कुछ चीज की तो अधिकता होती है, गोरे लोगों में कोई चीज की कमी होती है, यानी कि पिगमेंट की कमी है। हमारे पास काले लोगों में अधिकता है, हमारे पास ज्यादा है वो चीज। तो ये जो स्क्रोटम होता है हाईली पिगमेंटेड होता है। क्यों पिगमेंटेड होता है, बहुत डार्क होता है? क्योंकि इसको एक काम करना होता है, इसको टेम्परेचर कम करना होता है भाई साहब। ये जो वृषण कोश है स्क्रोटम, इसको टेम्परेचर कम करना होता है। कितना कम करना होता है? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर कम करना होता है। इसका काम ही है टेम्परेचर कम रखना। बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है, शरीर का जितना टेम्परेचर होता है, शरीर का टेम्परेचर लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का टेम्परेचर। और शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ये वृषण कोश जो है वो वृषणों का तापमान कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्रिया होती है वो कम टेम्परेचर में ही पॉसिबल है। अगर टेम्परेचर इनका बढ़ जाएगा वृषणों का तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। इसलिए ये टेम्परेचर इतना कम होना आवश्यक है। समझ में आया? अब आप समझ गए होंगे कि इसका वृषण कोश का, यानी कि ये जो थैली है स्क्रोटम, इसका क्या काम है अभी तक आप नहीं जानते होंगे। ये जानकारी आपको नहीं मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वयस्क जो लोग होते हैं, वयस्क, ठीक है, जो लोग वयस्क होते हैं, वयस्क मीन्स एडल्ट,
जो फुली मैच्योर्ड हो जाते हैं उनमें ये जो ब्रसड़ होते हैं, ये जो टेस्टिस होते हैं, ये कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार, ओवल। ये ओवल होंगे, ठीक है। और बच्चों में ये अंडाकार नहीं होते हैं। देखिए ये ब्रसड़ जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, तो ये ब्रसड़ उदर गुहा में ही होते पाए जाते हैं, उदर गुहा में होंगे, अंदर होंगे पेट के। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो ये धीरे धीरे उदर गुहा से बाहर नीचे थैली में आ जाते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस थैली में आ जाते हैं जब जब जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, ठीक। अब एडल्ट में, वयस्क पुरुषों में टेस्टिस अंडाकार होते हैं, समझ में आया। अब इनकी लंबाई जो होती है, लेंथ, टेस्टिस की लंबाई, कभी नाप, देखो नापने की जरूरत पड़े तो नाप लेना है, मुझसे मत कहना। इसकी टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ये 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये मैंने नाप बता दिए, चाहो तो नाप के देख लेना अपना, है तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। थोड़ा एंजॉयमेंट भी जरूरी है। तो लंबाई और चौड़ाई जान गए आप लोग। टेस्टिस अंडाकार होते हैं, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट चीज समझते हैं। एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल से समझते जाएंगे और वीडियो छोड़ के जाइएगा मत कहीं, ठीक है। लाइक जरूर करना। तो अब देखिए ब्रसड़ जो होते हैं, ये जो ब्रसड़ होते हैं वो 2 लेयर से ढके हुए होते हैं, ठीक है। अब ये 2 लेयर से ढके हुए होते हैं। एक ये जो बाहर की लेयर होती है, ये जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये बाहर की लेयर को ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं, ठीक है। और एक अंदर की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर है ट्यूनिका वेजिनेलिस कहलाती है और अंदर की लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। और ये जो अंदर की लेयर होती है, ये जो अंदर की लेयर होती है, ये बहुत ही डेंस होती है, बहुत ही थिक होती है। कैसी होती है? डेंस, सघन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सघन होती है, ठीक है। ये बहुत सघन होती है, समझ में आया। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि 2 लेयर से बन गई। अब ये जो टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस है, ये इसमें 250 तक कंपार्टमेंट होते हैं। लगभग 250 कक्ष होते हैं। कितने? लगभग इसमें 250 कक्ष होते हैं। 250 कक्ष। कक्ष मीन्स कंपार्टमेंट, ठीक है। अब वो कक्ष कैसे होते हैं मैं बना के दिखा देता हूं आपको। चलिए बनाते हैं आपकी डिमांड पर। ये बन गए कक्ष। ये कक्ष बन गए। 250 कक्ष होते प्रत्येक टेस्टिस में। एक जोड़े टेस्टिस है तो प्रत्येक टेस्टिस में 250 कक्ष होते हैं। 250 कंपार्टमेंट। मैंने तो कुछ ही बनाए हैं, थोड़े से बनाए हैं, ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये जो कक्ष होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इन कक्षों को क्या बोलते हैं भाई साहब? इन कक्षों को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो इसको बोलते हैं ब्रसड़ पालिका,
ठीक है, इनको ब्रसड़ पालिका बोलते हैं। जैसे नगर पालिका होती है वैसे ये ब्रसड़ पालिका, नगर पालिका नगर को पालती है और ब्रसड़ पालिका ये ब्रसड़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ब्रसड़ पालिका होती है। अब इस ब्रसड़ पालिका में क्या होता है, इस ब्रसड़ पालिका के अंदर, प्रत्येक ब्रसड़ पालिका के अंदर 250 ब्रसड़ पालिकाएं हो गई, 250 कक्ष है तो 250 ब्रसड़ पालिकाएं वो कहलाती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब प्रत्येक ब्रसड़ पालिका के अंदर हाईली कॉइल्ड, बहुत ही अति कुंडलित, कैसी अति कुंडलित, अति कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अति कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। अब ये अति कुंडलित संरचनाएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 3 तक होती हैं। कितनी, 1 से लेकर 3 तक होती हैं। अब देखो ऐसी 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 होंगी ये। ठीक है, एक से लेकर 3 तक अति कुंडलित रचनाएं होती हैं। ये इनको बोलते हैं, अभी हम बता देते हैं इनका नाम आपको लिखकर। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती हैं। मैं तो एक ही एक बना रहा हूं, इसमें होती हैं कितनी मैंने बताई, 3 होती हैं भाई साहब, कम से कम 1 से लेकर 3 होती हैं। ये जो अति कुंडलित रचनाएं होती है, ये 3 जो अति कुंडलित रचनाएं होती हैं, इस रचना का नाम क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे भाई साहब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या होता है, इनको कहते हैं शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं इसको। शुक्रजनक क्यों बोलते हैं भाई साहब, शुक्रजनक नलिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शुक्राणुओं को जन्म देती हैं, ये शुक्राणु बनाती हैं ये नलिकाएं, इनके अंदर ही शुक्राणुओं का मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया इन्हीं नलिकाओं के अंदर में होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, इसलिए इनको शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं। समझ गए आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम समझेंगे आगे की चीजों के बारे में। देखिए, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या होता है, कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये इनसे कुछ नलिकाएं निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वाश एफ्रेंशिया बोलते हैं। शुक्र वाहिकाएं होती हैं। शुक्र वाहिकाएं क्या होती हैं, वो अधिब्रसड़ में जाकर खुलती हैं, जिसको एपिडाइडमिस इंग्लिश में कहते हैं। अब एपिडाइडमिस आगे चलकर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब बन जाती है। ठीक है, और ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब कहाँ जाके मिलती है, शुक्र वाहक में मिलती है, जो शुक्राणुओं को आगे जो नली ले जाती है उसको शुक्र वाहक कहते हैं, उसको बोलते हैं वाश डिफरेंस। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में हम अब डिटेल से समझेंगे। आइए समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले इस चित्र को हम डिटेल से फिर से बनाते हैं। ये रहा टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस बना लिया। अब टेस्टिस के अंदर क्या होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ होती हैं, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो बाहर के ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इनको तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ब्रसड़ पालिका बोलते हैं। ये जो हाईली कॉइल्ड नलिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं बोलते हैं। इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये हम अभी आपको बता चुके हैं। अब इन शुक्रजनक नलिकाओं से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बहुत सारी नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, इनसे बहुत सारी नलिकाएं निकलेंगी, क्योंकि ये बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, 250 कंपार्टमेंट, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में
1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। जब शुक्राणु निर्माण हो रहा है तो उनको आगे भी तो ले जाया जाएगा बढ़ा के, तो वो कहाँ से होकर जाएंगे? ये बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से नलिकाएं निकलती हैं भाई। ये जो नलिकाएं निकलती हैं, यहां से नलिकाएं निकली ऐसे, तो ये नलिकाएं इतनी सारी निकलती हैं कि यहाँ पर एक जालीनुमा संरचना बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक जालीनुमा संरचना बना लेती है। ठीक है, ये जो जालीनुमा संरचना इन्होंने ये बनाई, इसको बोलेंगे, इसको हम इस तरफ लिखते हैं। ये जो जालीनुमा संरचना बनी है इसको बोलते हैं ब्रसड़ जालिका। ये सभी जो डक्ट्स वाहिकाएं निकल रही हैं उन्हीं से ये जालियां बन जाती है। इसको ब्रसड़ जालिका बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको रेटे टेस्टिस बोलेंगे। इनको रेटे टेस्टिस बोलते हैं, ब्रसड़ जालिकाएं बोलते हैं। अब ये बहुत सारी जालिकाएं जब आगे बढ़ती हैं, ठीक है, ये जालिका से जो डक्ट्स निकली, नलियां निकली, ये जब आगे बढ़ती हैं इनको बोलते हैं वाश इफ्रेंसिया। ठीक है, इनको बोलते हैं वाश इफ्रेंसिया, यानी कि हिंदी में अगर कह लो शुक्र वाहिकाएं। क्या निकलती हैं? बहुत सारी नलियां निकलती हैं टेस्टिस से बाहर जब पहुंचती हैं तो ये कहलाती हैं शुक्र वाहिकाएं। अब ये सारी शुक्र वाहिकाएं एक नली में आपस में जुड़ जाती हैं और ये नली क्या करती है? ये नली एक मोटे से भाग में खुलती है। एक मोटे से भाग में ये नली खुल गई जाके। ठीक है, इस मोटे से भाग को हम बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अधिब्रसड़। इसको हिंदी में अधिब्रसड़, यानी कि इंग्लिश में अगर आप बोलो तो इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। ठीक है, एपिडाइडमिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जब एक बड़े से भाग में खुल गई, इसको एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस में खुल गई आके ये नलियां सारी। अब ये नली जो एपिडाइडमिस है थोड़ा आगे बढ़ा, ये जब आगे बढ़ा तो ये आगे जाके ऐसे फिर से ऊपर की ओर एक बार नीचे आएगा और नीचे से फिर ऊपर की ओर घूम के ये चलना शुरू कर देता है। जब नीचे से ऊपर की ओर घूमना शुरू कर देता है तो यहाँ पर ये हाईली कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड यानी कि अति कुंडलित हो जाता है। ये कुंडली नुमा रचना मुड़ी हुई, जुड़ी हुई, घूमी हुई इस तरह से बना लेती है। फिर ये हाईली कुंडलित जो रचना है वो आगे जाके सीधी हो जाती है। ठीक है, ये जाके सीधी हो गई, ऐसे इस तरह से हो जाती है। इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। ये बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। बहुत सारी जो नलियां ब्रसड़ से निकली हुई, टेस्टिस से निकली हुई, इनको वास इफ्रेंसिया शुक्र वाहिकाएं बोलते हैं। ये शुक्राणुओं को एपिडाइडमिस में छोड़ देती हैं। और ये जो जालीनुमा रचना है ये रेटे टेस्टिस यानी ब्रसड़ जालिकाएं कहलाती हैं। अब ये जो शुक्राणु बने एपिडाइडमिस में आ गए। एपिडाइडमिस में क्या होता है? ये शुक्राणु यहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैथुन के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान शुक्राणु अचानक से बने टेस्टिस में और अचानक से बाहर निकल आए, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये पहले से बनकर तैयार किए हुए रखे होते हैं। ये जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसके बनने में 72 डेज लगते हैं भाई साहब। यूं ही नहीं एक दिन में बन जाता है। और जो लोग इसकी कीमत को नहीं समझते हैं, जो अपने स्पर्म को यूं ही खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो आगे जाकर उनका कार्यक्रम खराब हो सकता है। ठीक है, तो शुक्राणु 72 दिन में 72 डेज में मैन्युफैक्चर होते हैं और ये एपिडाइडमिस में ही ये जो नलियां होती हैं इन्हीं में ही बनने के बाद स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब ये स्टोर रहने के बाद ये आगे क्या हुआ? यहाँ से
कुंडलित जहां तक रहती है इसको एपिडाइडमिस ही कहते हैं। ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। एपिडाइडमिस के 3 पार्ट हो गए। अब ये जो यहां से सीधी नली चली, जो सीधी नली चलती है, इस नली को हम बोलेंगे शुक्रवाहक। शुक्रवाहक नली होती है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में वास डिफरेंस, ठीक है। इसको वास डिफरेंस बोलते हैं इसी को। अब ये जो नली शुक्राणुओं को ले जाती है, यहां से टेस्टिस में से बने हुए शुक्राणु को आगे ले जाती है, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। और जब पुरुष नसबंदी होती है, पुरुषों की नसबंदी होती है, तब इसी नली को बांध दिया जाता है, पंच कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसी नली को यहाँ से इसका कनेक्शन, बिजली कट गई, यहाँ से कनेक्शन काट दिया जाता है इसका, ठीक है। इसके आगे शुक्राणु नहीं जा पाते हैं और फर्टिलाइजेशन फिर यानी कि बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, तो यहीं से कनेक्शन काट दिया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो पुरुष नसबंदी कहलाती है, इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है वैशिक्टमी, ठीक है। इसको इंग्लिश में वैशिक्टमी कहते हैं, यानी कि पुरुष नसबंदी। यही नस बांध दी जाती है जो शुक्राणुओं को ले जाती है, इसको वास डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? चलिए तो फिर अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो शुक्रवाहक नली है ये आगे कहाँ जाती है, ये आगे जाती है। इसके लिए मुझे ये वाला चित्र साफ करना पड़ेगा और एक आपको नया चित्र बना के समझाना पड़ेगा। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हम बनाते हैं आपके लिए एक नया चित्र। तो जो नली ऊपर गई थी जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, पुरुष नसबंदी के दौरान जब वो नली काटी या बांधी जाती है, वो नली जाती कहाँ है? तो वो नली जाती है, देखिए जैसे कि ये आपका ये सपोज दैट ये क्या है, ये मूत्राशय है, ठीक है। ये मूत्राशय है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसमें मूत्र यानी कि पेशाब इकट्ठी होती है, ठीक है। ये मूत्राशय है। अब ये जो नली वो जाती है, जैसे ये नली आई, ये नली आई, ठीक है। ये नली जाके ये मूत्राशय का चक्कर काटती है, एक पीछे एक लूप बनाती है मूत्राशय का लूप बनाती है, मूत्राशय के पीछे से निकलती है, ठीक है। तो जब पीछे से निकलती है उसके बाद क्या होता है, पीछे से निकलने के बाद ये जो मूत्राशय होता है, यहां से एक मार्ग चालू होता है जिससे मूत्र यानी कि पेशाब बाहर आएगी, ठीक है। इस मार्ग से पेशाब मूत्र बाहर आता है। अभी इस मार्ग के, इस मूत्राशय के पास एक ग्रंथि होती है जिसको ये देखिए, ये मूत्राशय बना हुआ है और ये एक ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं। और इसी के पास में क्या होता है, इसी के पास में शुक्राशय होता है, शुक्राशय। इधर दोनों ओर शुक्राशय बना हुआ है जहां पर शुक्राणु स्टोर होते हैं, तो ये शुक्राशय है। ये क्या चीज है, ये है शुक्राशय, इसको शुक्राशय बोलते हैं, ये शुक्राशय है। अब ये क्या होगी, एक यहां पर एक ग्रंथि होती है, ये ऐसी, इस ग्रंथि को, ये एक ही ग्रंथि होती है जो मूत्र मार्ग के दोनों ओर फैली हुई होती है। इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है। इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। उसके बाद एक ग्रंथि और होती है छोटी सी, यहीं पर
ये भी छोटी सी ग्रंथि है, ये एक जोड़ी होती है, ये और ये अलग अलग है, ठीक है, ये एक जोड़ी ग्रंथि होती है। इसको बोलते हैं, इस ग्रंथि को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हिंदी में बहुत ही टिपिकल नाम है कंदमूत्र पथ, कंदमूत्र पथ ग्रंथि, ग्रंथियां बोल लो आप, क्योंकि ये जोड़ी में होती है। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है इनको। अब क्या होता है, ये जो नली आई यहां से, समझो यहां से आई और ये यहां से आके कहाँ मिलती है? आगे इधर मिल जाती है इसमें। ये जो मूत्राशय से जो नली आती है इसी में आकर यहाँ पर ये ऐसे मिल जाती है आकर। समझ में आया? ये नली, ये मूत्राशय का चक्कर, ये जो शुक्रवाहक नली है ये घूमकर मूत्राशय के पीछे से चक्कर लगाते हुए आती है और यहाँ पर आकर इसमें मूत्र मार्ग में मिल जाती है, ठीक है। यहीं पर ये शुक्राशय की नली मिलती है, यहीं पर शुक्राशय की नली मिलती है। दोनों ओर से दो शुक्राशय होते हैं ना, जोड़ी में होते हैं, प्रत्येक विसड़ का अलग शुक्राशय है। इस साइड के विसड़ का अलग, उस साइड के विसड़ का अलग शुक्राशय है। तो ये सब, ये नली, प्रत्येक नली ऐसी ऐसी दूसरे वाले बसड़ की नली इधर से घूम के निकलेगी, ऐसी एक चक्कर मार के, इस वाले बसड़ की इधर से घूम के निकलेगी। तो ये यहाँ पर मिल जाती है मूत्र मार्ग में। अब ये जहां पर ये मूत्र मार्ग में मिलती है, इस भाग को कहते हैं, इसको बोलेंगे स्खलन वाहिका, सॉरी स्खलन वाहिका, स्खलन वाहिका बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ये मूत्र मार्ग में मिल जाती है उसको स्खलन वाहिका बोलते हैं, स्खलन वाहिनी के रूप में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये समझ में आया? ये कहाँ गई? ये देखिए, यहाँ से ये बसड़ जालिकाएं एपिडाइडमिस में यहाँ पर मिल गई और फिर ये कॉइल्ड हुआ। कॉइल्ड होने के बाद ये जो सीधी रचना बनी, ये जो सीधी रचना बनी, ये क्या है? शुक्रवाहक है। और ये शुक्रवाहक शुक्राणुओं को ले जाकर, ये पीछे भाग का चित्र है, एकदम पीछे से लिया गया चित्र है। ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर, ये पश्चिम साइड का है, पीछे की साइड का। तो ये पीछे से ये नली आ रही है और यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, जस्ट पीछे से, स्खलनीय वाहिका। अब ये देखिए, ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र वाहिनी यो मूत्राशय में आके खुलती है। ये मूत्र वाहिनी, ये कहाँ जाएगी? ये मूत्र वाहिनी ये किडनी से आती है। कहाँ से? किडनी से। किडनी से मूत्र को लाती है और मूत्राशय में स्टोर करती है ये मूत्र वाहिनी, ठीक है। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, इसके नीचे शुक्राशय बना हुआ है, ये एक जोड़ा शुक्राशय। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, आप ये प्रोस्टेट ग्रंथि बनी हुई है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे ये जो एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, कंदमूत्र पथ ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और ये रहा मूत्र मार्ग, ठीक है, ये मूत्र मार्ग रहा। यहाँ से पेशाब मूत्र बाहर आता है। इसी मूत्र मार्ग में ये जो नली है आपकी शुक्रवाहक नली खुल जाती है स्खलनीय वाहिनी के रूप में। अब ये मूत्र मार्ग जो है, ये पूरा जो शिश्न है, शिश्न जिसको पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक ढीली त्वचा से ढका हुआ रहता है। ये मैंने थोड़ा ऐसे मोड़ के दिखाया हुआ है इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ढीली त्वचा है, वरना ये ऐसे थोड़े होती है, ये सीधी होती है, ठीक है, ये रहेगी सीधी। इसको अलग से इसलिए दिखाया ताकि मैं आपको बता सकूं। ये एक ढीली त्वचा होती है जो इसके ऊपर ढकी हुई होती है। इस त्वचा को, ये शिश्न भाग को, जो शिश्न मुंड है उसको ढक लेती है। इसको बोलते हैं अग्रछद, यानी कि फोर स्किन बोलते हैं।
जो त्वचा उस भाग को कवर करती है उसको फोर स्किन यानी कि अग्रछद बोलते हैं। और ये जहाँ पर ये शिश्न की ओर जहाँ मूत्र मार्ग का द्वार होता है, जहाँ पर मूत्र मार्ग खुलता है, इसको मूत्र द्वार बोलते हैं। इंग्लिश में यूरिथ्रल मेटस बोलते हैं। ठीक है, यूरिथ्रल मेटस यानी कि मूत्र द्वार होता है ये। ठीक, तो समझ में आ गया आपको? ये टेस्टिस है, पूरा समझ गए होगे आप। अब हम आपको आगे की चीज बताते हैं कि शुक्राणु बने और बनने के बाद कहाँ से होकर जाते हैं और इनका स्थानांतरण कहाँ से होता है। मूत्र मार्ग से ये इनका स्थानांतरण शरीर के बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब पुरुष की सहायक ग्रंथियां, जो लिंग सहायक ग्रंथियां होती हैं, ये तो मैंने पुरुष की लिंग सहायक वाहिकाएं यानी कि नलियां बता दी। अब पुरुष की लिंग सहायक ग्रंथियां होती हैं। देखिए, लिंग सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं? ये जो शुक्राशय है ये लिंग सहायक ग्रंथि है। दूसरी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी लिंग सहायक ग्रंथि है। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, कंद मूत्रपथ ग्रंथि है, ये भी सहायक ग्रंथि है। इनका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। इन सभी ग्रंथियों का काम होता है, जब शुक्राणु शुक्रवाहक नली से आता है तो वो शुक्राणु क्या होता है कि एक कोशिका होती है, मात्र एक कोशिका होती है, उसको एक मीडियम चाहिए होता है। क्या? उसको माध्यम चाहिए होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, माध्यम कब मिलेगा? माध्यम ये प्रोवाइड कराते हैं शुक्राशय। ये क्या करते हैं? एक फ्लूइड म्यूकस टाइप ये फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, स्रावित, इनका श्रावण होता है, म्यूकस का श्रावण करते हैं ये ग्रंथियां, जो आपका शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। जो वाइटिस पदार्थ, चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है, लिक्विड के रूप में म्यूकस होता है, वो ये तीनों ग्रंथियां मिलकर म्यूकस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जिससे उसमें शुक्राणु यानी कि शुक्र कोशिकाएं उसमें से होकर आराम से इस मूत्र मार्ग से होकर आगे बढ़ते हुए चली जाती हैं। ठीक है, तो इनका काम मीडियम प्रोवाइड कराना होता है, म्यूकस प्रोवाइड कराना होता है। एक काम और होता है, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, कंद मूत्रपथ ग्रंथि होती है, इसका एक खास काम होता है। जब मैथुन क्रिया के दौरान, सेक्स करने के दौरान, ये ग्रंथि कुछ एक चिपचिपा चिकना सा पदार्थ, पानी की तरह रंगहीन पदार्थ स्रावित करती है, जिससे ये सेक्स के दौरान यानी कि मैथुन क्रिया के दौरान उसको चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ऐसे पदार्थ का श्रावण ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करती है, एक लुब्रिकेटेड सब्सटेंस निकालती है ये, जिससे ये चिकनाहट पैदा हो जाती है लिंग में। ठीक है, इसका ये काम होता है। तो ये सारी ग्रंथियां बहुत काम की हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। पूरा आज चैप्टर खत्म करेंगे 1 बाय 1। ध्यान से वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, और आगे शेयर भी करना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है। वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर शुक्राणु आखिर बनते कैसे हैं, ये चीजें तो मैंने बता दी थी। शुक्राणु वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज होती है, लेकिन अब बताते हैं शुक्राणु आखिर इसके अंदर बनते कैसे हैं। तो हमारा टॉपिक अब रहेगा आगे का शुक्राणुओं का निर्माण। ये हमारा टॉपिक है, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, ये प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं प्रत्येक वृषण में? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं लगभग। ठीक है,
और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये आ जाइए, ये हमारी क्या है, ये चीज हम बताएंगे आपको। जब इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो इसी को हम लेके चलते हैं। ये लो, ऐसे समझ लो। अब ये हमारी क्या है, ये चीज, ये क्या है, इसी को बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हिंदी में कह लो शुक्रजनक नलिका। इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये बहुत सारी होती है, चारों ओर है, अब इसके अंदर होगा शुक्राणुओं का निर्माण। अब ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये एक कटा हुआ भाग दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि ये गोल गोल कोई बॉल होती है, बॉल नहीं होती भाई साहब। एक बड़ा सा पाइप ले लो, ठीक है, और वो पाइप को अगर ऐसे आप काट दो तो जो आपको ऐसे गोल गोल संरचना दिखाई देगी भीतर तक, ये पूरा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है। शुक्रजनक नलिका एक नली होती है, पाइप होता है भाई साहब। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक गोला गेंद है, नहीं, ये कटा हुआ भाग आपको दिखाया गया सामने से। अब इसमें हम आपको बताते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो 2 तरह की कोशिकाओं का उसमें लेयर होती है, स्तर होता है। सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे, ये जो बाहर की ओर कोशिकाएं हो गई, ठीक है, 2 तरह की कोशिकाओं की लेयर होती है। ये एक लेयर ये हो गई, ठीक है, एक लेयर ये हो गई। इस लेयर को हम बोलेंगे, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी कोशिकाएं होती है, नर जर्म कोशिकाएं बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिकाएं। 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिकाएं। दिख रहा है कि नहीं, नर जर्म कोशिकाएं दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये नर जर्म कोशिकाएं हैं। पहली लेयर ये हो गई, इसके अंदर अब दूसरी लेयर होती है, ठीक है। दूसरी लेयर हम आपको बना के समझा दें। ये रही दूसरी लेयर, ये और दूसरी कोशिकाओं की लेयर है। कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये दूसरी लेयर ये बन गई। ये तो रही नरजन्म कोशिकाएं, ये वाली जो बाहरी लेयर है ये नरजन्म कोशिकाओं की लेयर है, और जो अंदर वाली लेयर है ये क्या है, सर्टोली सेल्स है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। जगह नहीं, इधर लिख देते हैं। इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। हिंदी में आप कह लो, हिंदी में सर्टोली कोशिका कह दो। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, ये जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं इनसे शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। कुछ छोटे शुक्राणु, कुछ बच्चे हैं, बीच में क्या होता है, ये शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। शुक्राणु बने, बहुत सारे शुक्राणु यही बनते हैं। ये जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। जो मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं होती है उनका अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री मतलब अगुणित,
यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, उनको ये आधा करने का यानी कि 23 करने का काम करती हैं ये नरजन्म कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, तो यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, दूसरी ये सर्टोली सेल्स, ये क्या करती हैं? इनको नरजन्म कोशिकाओं को, जो कि शुक्राणु बना रही हैं भाई साहब, वो काम में लगी हुई हैं। नरजन्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण कर रही हैं। अब सर्टोली कोशिकाएं सहायता करती हैं, इनको क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन उपलब्ध कराती है। ये कहती हैं तुम काम में लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें खाना पानी दाना पानी सब प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तुम शुक्राणु बनाते रहो, हम तुम्हारी खाने पीने में, भोजन उपलब्ध कराने में, पोषण में, न्यूट्रिशन में हम सहायता करेंगे। ठीक है, ये इनका काम होता है सर्टोली सेल्स का। दोनों के काम समझ में आ गए। नरजन्म कोशिकाएं शुक्राणु बनाती हैं और सर्टोली सेल्स, जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, वो न्यूट्रिशन उपलब्ध कराती हैं। क्या कराती हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। ये क्या कराती हैं? पोषण उपलब्ध कराती हैं। किसको? नरजन्म कोशिकाओं को। अब आ जाइए, ये चीज हमने आपको बता दी, समझ में आ गई आपके। अब हम इनको साफ कर दें। ठीक है, अब हमने इसको साफ कर दिया। अब हम अगली चीज बताएंगे। ये मैंने सब कुछ साफ कर दिया, केवल ये साफ नहीं किया। अब ये जो ऐसे कोशिकाएं बनी हुई हैं, और भी ये सारी क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनके अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो जगह है, ये जो जगह है, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है? ये देखो बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, खाली जगह है बिल्कुल। इस खाली जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इधर ही लिख दें, इसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। इसको बोलेंगे भाई साहब अंतराली अवकाश बोलेंगे इसको, यानी कि इंग्लिश में आप कह लो इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसको अंतराली अवकाश बोलेंगे। ये जो खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ सेल्स इनमें होती हैं। भाई बिल्कुल हवा तो भरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ सेल्स होंगी इसमें। ये जो बहुत कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या बोलेंगे? ये जो कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं अंतराली अवकाश में पाई जा रही हैं, तो अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाती हैं ये वाली। अब इंटरस्टिशियल सेल्स को हम और क्या कहेंगे? और मतलब अथवा, चाहे इनको और कह लो या अथवा कह लो। इंटरस्टिशियल सेल्स को, यानी कि अंतराली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इनको लीडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिक कोशिकाएं। इनका दूसरा नाम लीडिक कोशिका भी है, यानी कि LEYDIG लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स हैं ये। लीडिक सेल्स क्या करती हैं? ये लीडिक सेल्स एंड्रोजन हार्मोन निकालती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं ये लीडिक सेल्स। ये जितनी भी लीडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, अंतराली कोशिकाएं, ये एंड्रोजन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शन के बारे में एक वीडियो है, आप YouTube पे जाके
यहाँ हम लिंक दे देंगे इसका, उसमें जाके आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है। तो हम फिर भी आपको बता देते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ये मूंछ और दाढ़ी निकलना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दूसरा क्या है, ये जो बगल में बाल होते हैं, ये बगलों में छाती पर जो बाल आते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। जो प्यूबिक रीजन में जो हेयर निकलते हैं, बाल निकलते हैं, वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो लीडिंग कोश सेल्स द्वारा निकले हुए एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है। और क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मसल्स का डेवलपमेंट, ताकत, हड्डियां मजबूत होना, ठोस होना, डेंस कैल्शियम उसमें भरना है, मसल्स का डेवलपमेंट, छाती मजबूत होना, कंधे मजबूत होना, शोल्डर्स मजबूत होना, ये सब एंड्रोजन हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है, जिसको ये लीडिक सेल्स निकालती हैं, लीडिक कोशिकाएं निकालती हैं। ठीक है। अब इनके बीच में और भी एक तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, अंतराली अवकाश है, इनके बीच में और भी कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ये कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है। समझ में आया, ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं। ये जो शुक्राणु बनते हैं, ये बहुत ही भाई, जैसे फैक्ट्री लगी है ना, तो उसके आसपास सिक्योरिटी लगा दी जाती है, गन फैक्ट्री हो कुछ पे, जहाँ पर बारूद, गोला बारूद, गोलियां, हथियार बन रहे हो, हैं, तो कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, उसके आसपास सिक्योरिटी लगा दी जाती है, कोई कुछ कर ना पाए। तो इसलिए ये जो सेल्स हैं, ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, इनको लिम्फेटिक सेल्स भी बोलते हैं, लिम्फेटिक सेल्स। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, ये पाई जाती है इसके अंदर। प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं, लिम्फेटिक सेल्स, ये इनकी रक्षा का कार्य करती हैं। ठीक है। तो ये रहा पूरा चैप्टर आपका, पूरा चैप्टर नहीं, सॉरी, एक ये टॉपिक खत्म हुआ, पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत लंबा सिस्टम था ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, फिर से एक बार समझा देंगे भाई साहब, लेकिन इसको ध्यान से देखना जरूर, तभी पूरा समझ में आएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, समझना, और आपको समझ में आए तो दूसरे को भी समझा देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र, उसकी संरचना, उसके कार्य, सब कुछ बताएंगे। आगे का भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।